जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वायुमंडल के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, वायुमंडल में का कंपोजिशन, संगठन किन किन गैसों, जलवाष्प या धूल के कणों से बना है और वायुमंडल का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है, तापमान के आधार पे या कोई और भी आधार है जिसके आधार पे हम वायुमंडल का वर्गीकरण कर सकते हैं। आज हम क्लाइमेटोलॉजी का एक महत्वपूर्ण अध्याय वायुमंडल संगठन और संरचना पढ़ेंगे। संगठन अर्थात कंपोजिशन व संरचना अर्थात स्ट्रक्चर। वायुमंडल किन तत्वों से बना है और उसके कौन कौन से भाग हैं। लेकिन वायुमंडल के संदर्भ में पढ़ने से पहले जान लीजिए कि वायुमंडल बना कैसे, क्योंकि बहुत कम लोगों को जानकारी है कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। अधिकतर किताबें ये लिखती ही कि वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं, ये वाटर वेपर जलवाष्प पाया जाता है और ये उसके भाग है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। आदि काल में जब पृथ्वी सहित सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, जो पार्थिव ग्रह थे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जो पृथ्वी की तरह दिखते थे, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनका एक अपना आदि वायुमंडल था, लेकिन जो आज के वायुमंडल से भिन्न था। आज के वायुमंडल में जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता है, उस काल में वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती थी। हाइड्रोजन और हीलियम की। सोलर विंड, सौर पवनों के कारण जो आदिकाल वायुमंडल था पृथ्वी और अन्य पार्थिव ग्रहों का, वो या तो समाप्त हो गए या पृथ्वी से दूर ढकेल दिए गए। कालांतर में जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारी ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिसके कारण बहुत सी गैसों का पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्सर्जन हुआ, जिसके लिए जो अंग्रेजी में वर्ड यूज किया गया है डी गैसिंग, अर्थात गैसों का उत्सर्जन। इसी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकली और वायुमंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्रियाएं अन्य ग्रहों पर भी हुई होंगी, लेकिन क्या कारण है कि वायुमंडल सिर्फ पृथ्वी का ही इतना सक्षम हुआ कि जहां जीवन संभव हो सका? उसका एक प्रमुख कारण था पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जिसने इस वायुमंडल को अपने गुरुत्व अतः पकड़ रखा है। जैसे आप इसको पृथ्वी मान ले तो वायुमंडल क्या है? वायु के मिश्रणों का अर्थात गैसों के मिश्रण का एक आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरा हुआ है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसी वायुमंडल को जकड़ रखा है, जिसके कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो पाया। आइए हम वायुमंडल के संगठन या कंपोजिशन के संदर्भ में पढ़ें कि वायुमंडल का निर्माण किन किन चीजों से हुआ है। वायुमंडल मुख्यतः तीन चीजें पाई जाती हैं: गैसें, जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन आदि गैसें भी पाई जाती हैं। दूसरा है जलवाष्प, वाटर वेपर, और तीसरा है एरोसोल, धूल के कण। ये तीनों चीजें वायुमंडल के निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पृथ्वी के जीवन में इनका क्या योगदान है इन तीनों तत्वों का, आइए हम इसका विस्तार से अध्ययन करें। आइए सबसे पहले हम गैसों का अध्ययन करें। पृथ्वी पर वायुमंडल पे जो गैसें पाई जाती है उनको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? स्थायी, और दूसरा है अस्थाई।
स्थायी का मतलब यह होता है कि ऐसी गैसें जिनके अनुपात में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कौन कौन सी स्थायी गैसें हैं? वायुमंडल में 3 प्रमुख स्थायी गैसें हैं। पहली है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। ये 3 प्रमुख स्थायी गैसें हैं जिनके अनुपात में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता। दूसरी अस्थायी गैस है जिसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। इसके अलावा और भी गैसें हैं जो अस्थायी हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख है जिनकी अनुपात में समय और स्थान के अनुरूप परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आइए एक एक करके विभिन्न गैसों का अध्ययन करें। सबसे पहले क्या है? नाइट्रोजन, जो कुल वायुमंडल की गैसों में इसका जो प्रतिशत है 78.8, अर्थात वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रमुख विशेषता यह है कि वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है और साथ ही साथ पेड़ पौधों पर में प्रोटीन का निर्माण करती है, जो उनके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा है ऑक्सीजन 20.95। ऑक्सीजन के विषय में आप जानते हैं कि जीवनदायी गैस है। पृथ्वी पर अन्य ग्रहों के अपेक्षा जीवन इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता थी। ऑक्सीजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वस्तुओं को तेजी से जलने में यह सहायक होती है, अर्थात कहीं पे भी आप माचिस जलाएं तो वहां ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। यदि वहां ऑक्सीजन एब्सेंट है, अनुपस्थिति है, तो वहां आग लगने का बहुत ही कम चांसेस होती है। ये दोनों नाइट्रोजन। उसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी मात्रा वायुमंडल में तो बहुत कम है 0.03, लेकिन इसकी बहुत ही अधिक विशेषताएं हैं और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कि ये क्या है? भारी गैस है, सबसे भारी गैस है। जान लीजिएगा, वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे भारी गैस है, जो वायुमंडल के निचले भागों में ही पाई जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, अर्थात ये पृथ्वी है और ये इसको यदि हम वायुमंडल ले लें तो ये सूर्य से आने वाली लघु तरंगे, सूर्य से जो किरणें आती हैं लघु तरंगों के रूप में आती है, शॉर्ट वेव्स के, उनको तो पृथ्वी पर आने देता है इस तरह, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली लॉन्ग वेव धीर तरंगों को रोकता है, जिसके कारण क्या होता है? यहां पे क्या होता है? एक ग्रीन हाउस का निर्माण होता है। ग्रीन हाउस क्या होता है कि पहाड़ी भागों पे जहां सूर्य की ताप कम मिलती, किरणें मिलती है, तो वहां कांच के घर बनाए जाते हैं, उसके अंदर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और ताकि सूर्य की किरणें आए और वहां पे इकट्ठा हो, वो निकल नहीं पाती। इसको आप बिल्कुल उसी तरह समझिए जैसे धूप में खड़ी कार है। जब कार को धूप में बहुत देर आप खड़ी कर दीजिए तो क्या होता है? कार बहुत गर्म हो जाती है। उसका कारण क्या है कि सूर्य की किरणें तो शीशे से अंदर चली जाती हैं, लेकिन अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण एक ग्रीन हाउस का निर्माण होता है, जो पहाड़ी भागों में पेड़ पौधों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है CO2 की, कि इस प्रकाश संश्लेषण की सबसे प्रमुख गैस है, जो 100 पोषित पौधों पर जैविक पदार्थों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण संगठक है वो है जल वाष्प, वाटर वेपर, अर्थात वायु में जल की मात्रा। ये एक परिवर्तनीय गैस है। परिवर्तनीय गैस का मतलब यह होता है कि यह स्थान और समय के अनुसार इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। संपूर्ण वायुमंडल के कुल आयतन का में जो इसकी मात्रा है 4 से 5% है, लेकिन शुष्क ध्रुवीय प्रदेशों में
ये 1% से कम है, और वहीं आर्द्र उष्ण प्रदेशों में इसकी मात्रा 4% से अधिक है। ये ऐसा क्यों है? उसका प्रमुख कारण है कि शुष्क ध्रुवीय प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती, जिसके कारण जल वाष्प की मात्रा बहुत कम है। इसके विपरीत जो गर्म प्रदेश है वहां वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत अधिक होती है, जिसके कारण उसके वायु में या उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र में जल वाष्प की मात्रा 4% से अधिक पाई जाती है। वायुमंडल का जो तीसरा महत्वपूर्ण घटक है वो है एरोसोल। एरोसोल, जिसको हम धूल के कण कहते हैं। जब कभी आप बाइक चलाइए या स्कूटी चलाइए तो आपको महसूस होगा, चश्मा और हेलमेट ना पहने हो, कि काफी मात्रा में छोटे छोटे कण आपकी आंखों और चेहरों पे लगते हैं। अब ये वायुमंडल में धूल के कण आते कहां से? इसके बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे समुद्री नमक, धुएं की कालिख, ठीक है, उल्कापात, ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जिससे वायुमंडल में ये कण पहुंचते हैं। अब इस कणों की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले क्या होता है, ये एक आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में, अर्थात एक छोटा सा कण है जिसके चारों तरफ जलवाष्पों का संघनन होता है, जिसके कारण ही मेघों का निर्माण होता है। तो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लाल और नारंगी रंग की छटाओं को देखते होंगे जो आसमान, वो किसके कारण होता है? वो धूल के कणों के ही कारण होता है। इसके अलावा जो आपको नीला आसमान दिखाई देता है, नीला आकाश, वो भी क्या है? धूल के कणों की उपस्थिति के कारण ही आपको आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये थे प्रमुख संगठन जिसमें कंपोजिशन, जिसमें आपको याद रखना है कौन कौन सी गैसें, जलवाष्प और एरोसोल या धूल के कण। आइए हम अब वायुमंडल संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सामान्यतः हम ये जानते हैं कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ये बहुत सामान्य वर्गीकरण है, लेकिन आप सिविल सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि संरचना भी दो प्रकार की, एक तापीय आधार पर और दूसरी है रासायनिक, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। तापीय आधार पर कौन कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अर्थात ये वो भू क्षेत्र हैं जहां तापमान के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। ऊंचाई के साथ या तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा, उस आधार पे हमने इनका वर्गीकरण किया है जो सामान्यता हम जानते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पे क्या क्या है? सममंडल, होमोजीनियस और विषम मंडल। सममंडल का मतलब है कि ऐसा मंडल जहां पे गैसों के अनुपात में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होता हो, और विषम मंडल, हेट्रोस्फेयर का मतलब है जहां गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता हो। अब आइए हम एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन करें। आइए हम तापीय विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की विभिन्न भागों को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, अर्थात ये सबसे निचला मंडल है, पहली परत है। ये सबसे पहली परत है, सबसे निचला मंडल है, जिसको परिवर्तन मंडल आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है करीब 13 किलोमीटर, पर ध्रुवों पे ये 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पे ये 18 किलोमीटर है।
ऐसा अंतर क्यों है कि ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई कम है और भूमध्य रेखा पे इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है? उसका प्रमुख कारण है संवहन धाराएं, संवहन धारा, अर्थात गर्म तरंगे जो भूमध्य रेखा पे उठती है तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई को बढ़ा देती है। इस मंडल पे ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कमी आती है, और ये कमी किस दर से आती है? 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, इस दर से तापमान में कमी आती है। यही कारण है कि ध्रुवों पर चूंकि 8 किलोमीटर ऊंचाई है तो यहां तापमान -45 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वही भूमध्य रेखा पे चूंकि उसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है तो यहां का तापमान कितना है? -80 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। क्षोभ मंडल में की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। उसका कारण क्या है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं इसी मंडल पे होती, जैसे वर्षा, बादलों का निर्माण, चक्रवात, तूफान, ओला, अर्थात जितने भी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब कहां होती हैं? क्षोभ मंडल पे ही सीमित होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हवाई जहाज है वो क्षोभ मंडल पे ना उड़ के समताप मंडल पे उड़ता है। मैं अभी इसको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है कि क्षोभ मंडल को 2 वर्गों में बांटा गया है, ऊपरी परत और निचली परत। जो निचली परत है उसकी वो है 1 से 3 किलोमीटर तक। यहां पे घर्षण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ही वायु की गति और दिशा भी प्रभावित होती है। वायुमंडल की जो दूसरी महत्वपूर्ण परत है वो समताप मंडल है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए तो एक ग्रीन रंग की रेखा खींची गई है जिसको हम कहते हैं क्षोभ सीमा, अर्थात ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र का काम करती है और दोनों को अलग करती है। इसकी जो ऊंचाई है वो करीब 50 किलोमीटर तक है और 20 किलोमीटर तक तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती। तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन 20 किलोमीटर के बाद ओजोन गैस की उपलब्धता के कारण, ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण तापमान में वृद्धि होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। और वृद्धि क्या कैसे होने लगती है? 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से होती है। और यही कारण है कि 50 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते जो यहां पे ध्रुव में -80 डिग्री तापमान था वो घट के कितना हो जाता है? सामान्य, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे चला आता है। यदि आप इसको देखें कि इस मंडल का महत्व क्या है, इस मंडल का महत्व यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, अर्थात बादलों का निर्माण नहीं होता और जलवाष्प और धूल के कण बहुत ही कम पाए जाते हैं। यही कारण है कि ये वायुयान के उड़ने के लिए सबसे अच्छा मंडल माना जाता है। जिन्होंने वायु यात्रा की हो, वह हवाई सफर किया हो, उन्होंने देखा होगा कि बादलों के ऊपर ये प्लेन उड़ते हैं। क्यों? आप सोचते हैं कि अरे हम तो बादलों के ऊपर आ गए, लेकिन सामान्यता यह होता है कि आप समताप मंडल में आ गए होते हैं, क्योंकि जो बादलों का निर्माण होता है वो क्षोभ मंडल में ही ज्यादा होता है। सप्ताह मंडल के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी और जान लीजिएगा कि इसकी जो खोज की थी वो टिजरेंस डी बोट नामक वैज्ञानिक ने की थी। बोट नामक वैज्ञानिक की थी और यह प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि समताप मंडल की खोज किसने की है। कभी कभी क्या होता है कि क्षोभ सीमा को तोड़ के कुछ मात्रा में जलवाष्प सप्ताह मंडल में आ जाते हैं, जिसके कारण एक बादलों का निर्माण होता है जिसे कहते हैं सीरस बादल, या इंग्लिश में कहते हैं
मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ये आपको ध्यान रखना है समताप मंडल के संदर्भ में। वायुमंडल की जो तीसरी महत्वपूर्ण परत है वो मध्य मंडल है, जो समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है और समताप सीमा के द्वारा ये समताप मंडल से अलग होती है। आप यहां देखेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है और यहां पे जो तापमान है -100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अर्थात इस परत पे ऊंचाई के साथ जाने पे तापमान में कमी आती जाती है। ये चीज देखिए बेसिक बहुत याद रखिएगा। पहली परत में क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। दूसरी परत में क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ रहा है। पूरा तीसरी परत पे क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट आने लगती है। समताप मंडल जो है, ये जो मध्य मंडल है, ये कहां तक है, मध्य सीमा है, मध्य सीमा तक फैला हुआ है। इसके ऊपर आयन मंडल पाया जाता है। चौथी जो महत्वपूर्ण परत है वो है आयन मंडल। जैसे मैंने बताया आपको कि मध्य मंडल से मध्य सीमा के द्वारा अलग होती है। इसकी जो ऊंचाई है वो पृथ्वी से कितनी, 400 किलोमीटर। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इस बेसिक को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 80 किलोमीटर से के बाद हम 400 किलोमीटर गुणे की 400 नहीं, तो ये 480। इसकी जो ऊंचाई है वो पृथ्वी से ली गई है, अर्थात ये पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है समताप मंडल। मध्य मंडल पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे, अर्थात इसका मतलब मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी हो गई, सिर्फ 30 किलोमीटर। 50 से 80 अर्थात ये 30 किलोमीटर परत मोटी है। उसी प्रकार आयन मंडल क्या है, वो 80 से 400 है, तो इसका मतलब है आयन मंडल की कितनी कुल ऊंचाई है, 320 किलोमीटर है। ये 320 किलोमीटर मोटा है। क्योंकि ये प्रश्न कई बार लॉजिकली पूछ लिया जाता है कि आयन मंडल की कितनी मोटाई है। जब मोटाई पूछी जाएगी तो आप 320 किलोमीटर लिखेंगे, लेकिन जब ऊंचाई पूछी जाएगी तो पृथ्वी के संदर्भ में पूछी जाएगी, तब आप इसको 400 किलोमीटर लिखेंगे। इस मंडल की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं। सबसे पहले क्या है, रेडियो तरंगे, अर्थात जो हम एफएम सुनते हैं, रेडियो तरंगे इसी मंडल से ही वापस आती है। था पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगे इसी मंडल से वापस आती है। और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी इसी मंडल पे स्थित है। बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आयन मंडल पे ही स्थित है और इस मंडल पे ऊंचाई के साथ जाने पे तापमान में वृद्धि होने लगती है और ये करीब कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो आप देखिए क्या है, ऊंचाई के साथ हम सामान्यतः जाते हैं, तापमान में कमी आती है, लेकिन यहां क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो गया, तापमान प्रतिलोमन की स्थिति पाई जाती है कि मध्य मंडल में तो तापमान कम पाया जाता है और आयन मंडल में तापमान अधिक पाया जाता है। आयन मंडल को ऊंचाई के अनुरूप आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे डी, ई, एफ, जी। जो डी है करीब 99 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ई 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, एफ 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और जी करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ई परत को एक कैलिनी हेविसाइट परत के नाम से जाना जाता है और जो एफ परत है इसको एपिल्टन परत के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक परत की अपनी एक विशेषता है। कोई लघु तरंगों को अवशोषित करता है, कोई दीर्घ तरंगों को अवशोषित करता है, कोई मध्यम तरंगों को अवशोषित करता है। उसी के आधार पर इन तरंगों, इस आयन मंडल की को विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर है, जिसकी ऊंचाई करीब 10,000 किलोमीटर है और यहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता रहता है और ये करीब 5,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है या उससे अधिक है। लेकिन यहाँ पे इतना अधिक तापमान होने के बावजूद भी महसूस नहीं होता। उसका एक प्रमुख कारण है यहाँ वायु की अनुपस्थिति। चूंकि हवा है नहीं तो हमें इतना अधिक तापमान महसूस नहीं होता यदि हम यहां जाए। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, अंतरिक्ष पाया जाता है, स्पेस।
और स्पेस का रंग कैसा है? ध्यान लगाइए, स्पेस किस रंग का है? स्पेस क्या है? काले रंग का है। स्पेस क्या है? पूरा काले रंग का है। अर्थात हमें जो जितना नीला भाग दिखाई देता है वो क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल के जो ऊपरी भाग अंतरिक्ष जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल अंधेरा है, काले रंग का है। ये था वायुमंडल का तापीय आधार पर वर्गीकरण। अब आइए हम रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल का वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्या? सममंडल, होमोस्फेयर। सम मतलब एक समान, अर्थात यहां जो गैसों का अनुपात है वो एक समान रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। यह अलग बात है कि मानवीय क्रियाकलापों ने इन गैसों के अनुपात में परिवर्तन किया है। जो इसकी ऊंचाई है करीब 90 किलोमीटर तक है और इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हो सकते हैं 90 किलोमीटर तक? देखिए कौन कौन सी इस मानचित्र में, इस चित्र में देखिए कौन कौन सी है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और तीसरा क्या है? मध्य मंडल। अर्थात ये 90 किलोमीटर है ना, यहां पे देखिए 90, अर्थात 80 किलोमीटर के थोड़ा उत्तर तक पृथ्वी से लेके ये जो पूरा भाग है वो सममंडल, होमोस्फेयर के अंतर्गत आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रासायनिक संरचना है विषम मंडल, हेट्रोस्फेयर है, जिसका विस्तार करीब 10,000 किलोमीटर तक, अर्थात 90 किलोमीटर के ऊपरी भाग को हम विषम मंडल कहते हैं। इसकी 4 प्रमुख परतें। आणविक नाइट्रोजन परत 90 से 200 किलोमीटर, इसमें नाइट्रोजन अणुओं की अधिकता है। आणविक ऑक्सीजन परत 200 से 1100 किलोमीटर, इसमें ऑक्सीजन अणुओं की प्रधानता है। हीलियम परत जो है 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और आणविक हाइड्रोजन परत 3500 के ऊपर है, जिसमें हाइड्रोजन अणुओं की प्रधानता है। तो इसमें क्या गौर करने वाली बात है कि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है जो वायुमंडल के ऊपरी भागों में पाई जाती है। यह था वायुमंडल का विस्तृत अध्ययन, जिसके अंतर्गत हमने वायुमंडल के संगठन अर्थात कंपोजिशन और संरचना अर्थात स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अभी तक सामान्य रूप से हम ये जानते थे कि वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन आज की वीडियो के देखने के बाद आप ये जान गए होंगे कि नहीं, वायुमंडल को रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज खराब लगी, ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाऊं उसमें इन चीजों में सुधार कर सकूं। जय हिंद।